हाय गाइस, दिस इज शोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट विद बोनिक, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और वहां पर जो टोटल लंग कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी ट्री एक्सेट्रा टॉपिक्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो वीडियो है इसका बाद वाला वीडियो आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेगुलेशन, मतलब न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके बाद वाला वीडियो आएगा बोर्ड इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन कार्ब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो टॉपिक्स आपको अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, लेकिन कोई रिसोर्सेस नहीं है यूट्यूब में बोलो और बुक्स में ज्यादा लेंदी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो बहुत जल्द से जल्द ला सकूं। और अगर आपको मेरा चैनल का वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए तो फटाक से जाओ, सब्सक्रिप्शन बटन को हिट कर दो एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग जानते हैं व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर का जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है वो क्या होता है, तो मैं छोटा करके बता दे रहा हूँ। अगर ये तुम्हें कंटेनर समझो, यहाँ पर देख पा रहे हो ना आप लोग, देख लो अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें कंटेनर समझो, यहाँ पर सोचो नाइट्रोजन है x मोल, ठीक है, ऑक्सीजन है x2 मोल, और दूसरा कोई गैस है हाइड्रोजन है x3 मोल। ठीक है, टोटल प्रेशर कितना है कंटेनर में, देख लो अच्छे से, देख पा रहे हो ना आप लोग। हाँ, टोटल प्रेशर कितना है P। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ इसे हम कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा, यहाँ पर देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा, तुम सोचो टोटल प्रेशर मतलब O2 का देखो कितना मोल है, x2 मोल, x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब टोटल मोल। यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन लेंगे और यहाँ पर टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये बात भैया आप तो पढ़ा रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, क्योंकि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री आर टोटली रिलेटेड। ठीक है, पार्शियल प्रेशर हमें हर एक जगह लगेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। यहाँ पर तुम एनसीईआरटी खोल लो और जो कोई भी बुक तुम फॉलो कर रहे हो वो खोल लो, वहां पर देखो एक चार्ट दिया हुआ है, ये डायग्राम मोस्ट कंफ्यूजिंग डायग्राम है, स्टूडेंट लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम देखो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं अब मैं। ठीक है, पहले तुम्हें बताना पड़ेगा व्हाट इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का जो फंक्शंस होता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये सोचो ये एक एल्वियोलस है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था आप लोगों को, टर्मिनल ब्रोंकियोल से निकलेगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी एट्रिया, एल्वियोलस। ये सोचो एल्वियोलस है। ठीक है, एल्वियोलस के चारों ओर क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, एपिथेलियम सेल्स है, यहाँ पर छोटा छोटा सेल्स होगा बहुत सारा। ठीक है, इस तरह का। यहाँ पर क्या होगा, ये देखो क्या होता है, लंग्स। ये तो तुम समझो लंग्स हो गया ना, हमारा लंग्स हो गया। तो लंग्स में क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहां से आता है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, ये तो ट्रकिया हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आया, ठीक है, यहां से एंटर किया, यहां पे आया, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से निकल गया। ठीक है, कहां पर जाएगा ये लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, अब सोचो यहां पर देखो, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आ रहा है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आया और यहां से क्या निकला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, मतलब ये वेन्यूस, ये आर्टरी, मतलब ये जो आया रेस्पिरेटरी, ये लिख दे रहा हूं मैं, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स। ये एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन क्या है, हम लोग जानते हैं आर्टरी क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर लिया इन लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चर में बता रहा था, ये हो गया तुम्हारा वास्कुलर एंडोथेलियम ब्लड वेसल का। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, इसे हम कहेंगे स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, ये मिडिल वाला जो स्पेस है, ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू से ये फील्ड अप होता है, इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो होता है नीच वाला पार्ट, इसे हम क्या कहेंगे,
वास्कुलर एंडोथेलियम क्या है, ये तो वास्कुलरिटी मतलब ये कैपिलरी है, ठीक है, इसे हम कहेंगे एंडोथेलियम, एंडोथेलियम। ये तीन जो चीज है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्क्वामस एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम, ये तीन चीज मिलकर क्या क्रिएट करता है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, नोट डाउन कर लो। ये क्रिएट करेगा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या है, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मेन है जो गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है, समझो। और डिटेल्स में मैं बता रहा हूं, मैं हर एक चीज यहां पर मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ये देखो, ये हमारा एल्वियोलाई हो गया। एल्वियोलाई के चारों तरफ स्क्वामस एपिथेलियम, लेकिन स्क्वामस एपिथेलियम के अलावा भी यहाँ पर और कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे क्या, न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 1। न्यूमोसाइट 1 जो होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, न्यूमोसाइट 1 का मेन काम होता है, वो होता है मैक्रोफाज। मैक्रोफाज का मॉडिफिकेशंस, मैक्रोफाज क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। मतलब अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ जाए यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ आ जाए, ठीक है, जो तुम्हारे सेल्स को डिग्रेड कर देंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, एल्वियोलर मैक्रोफाज जो न्यूमोसाइट 1 इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, ये जाकर इनको मिटा देंगे। इसके बाद हम आएंगे किसमें, इसके बाद हम आएंगे, ये छोटा छोटा कुछ सेल्स होता है जिसे हम कहेंगे क्या, लिख दे रहा हूं मैं, न्यूमोसाइट, न्यूमोसाइट 2। न्यूमोसाइट 2 क्या करेंगे, न्यूमोसाइट 2 करेंगे सर्फेक्टेंट रिलीज करेंगे, ठीक है, सर्फेक्टेंट रिलीज करेंगे। सर्फेक्टेंट का मेन काम क्या होता है, अगर तुम सोचो, एक तुम सर्फेक्टेंट का मेन काम क्या होता है, ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, अगर तुम एक वाटर यहाँ पर रखो तो वाटर जब रखते हो तो नीचे की तरह एक पुल होता है। तो अगर तुम सोचो यहाँ पर एल्वियोलर फ्लूइड है, मतलब एल्वियोलर का जो फ्लूइड लाइन करता है वो चारों तरफ है, ठीक है, तो उन लोगों के सरफेस टेंशन के लिए क्या होगा, एल्वियोलर तो श्रिंक करने का कोशिश करेगा। मतलब ये अगर एल्वियोलस है और इसके चारों तरफ फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड का तो सरफेस टेंशन होगा, इसके लिए क्या होगा, एल्वियोलस श्रिंक करने का कोशिश करेगा। लेकिन 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 ये जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इसके अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है, बैठकर क्या करते हैं, ये जो सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है। मतलब जितना पुल दे रहा था एल्वियोलाई को श्रिंक करने के लिए उतना पुल नहीं दे पा रहा, ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंट है। ये सर्फेक्टेंट के बारे में मैं बता रहा हूं और भी कुछ छोटा छोटा चीज जो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। सर्फेक्टेंट क्या होता है मेनली, सर्फेक्टेंट 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 मेनली जो कंपाउंड से बनता है वो होता है डीपीपीसी। डीपीपीसी का मेन फुल फॉर्म क्या है, डाई पाल्मिटॉइल, डाई पाल्मिटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ये क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का फॉस्फोलिपिड है, ये तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये तुम्हें जानना पड़ेगा। ये डीपीपीसी एक सर्फेक्टेंट का काम करता है, इसमें कुछ केमिस्ट्री भी तुम्हें मैं पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने पिक्चर ड्रॉ कर लिया है उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है अब, लेकिन मैं जो बात बताने जा रहा हूँ सर्फेक्टेंट का सिग्निफिकेंस वो समझ लो। तुम सोचो यहाँ पर तुम्हारा एक फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड क्या कर रहा है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर और एक फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, खड़ा हुआ है, यहाँ पर और एक फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, खड़ा हुआ है, ठीक है। हर एक दोनों तुम दोनों लोग एक दूसरे को इस तरह से पकड़े हुए हो, खींच रहे हो हाथ को, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर पुल रहेगा, ठीक है, पुल रहेगा यहाँ पर, तो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन, पुल होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, पुल होगा तो क्या होगा इसके बाद, ये अगर पुल रहेगा तो तुम्हारा ये जो पुल रहेगा नीचे की तरफ भी तुम्हारा वेट के लिए समझो यहाँ पर भी एक नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेट फोर्स अप्लाई होने के लिए तुम लोग करीब आ जाओगे, मतलब एक दोनों मिलकर अगर ज्यादा हाथ को खींचो दूसरे तो एक सर्कल हो जाएगा, ठीक है, सर्कल छोटा होता जाएगा ज्यादा फोर्स लग जाए तो, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह का ही है। अगर तुम ये एल्वियोलस समझ लो, ठीक है, एल्वियोलस के चारों तरफ ये फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड इस तरह से एक दूसरे को खींच रहा है,
खींचने के लिए क्या हो रहा है, श्रिंक करने का टेंडेंसी दिखा जा रहा है एल्वियोलस में, श्रिंक करता है ये, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये एक दोनों का हाथ छोड़ दो, यहाँ पर छोड़ के यहाँ पर एक बॉल लगा दो, ठीक है, तो क्या होगा, पिछले वाले फोर्स से क्या तुम लोग एक दोनों को खींच पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पर और एक हाथ है, ठीक है, और एक हाथ है, नहीं खींच पाओगे। अगर नहीं खींच पाए तो क्या होगा, नीचे की तरफ फोर्स भी रिड्यूस होगा, ठीक है। अगर तुम समझ लो, ये तुम हर लोगों का हेड में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक बॉल रख दिया, यहाँ पर बॉल 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 इस तरह से रख दिया, ठीक है। रखने के बाद क्या किया, देख लो जूम करके और भी, ठीक है। ये तुम्हारा हेड्स है और अब तुम खींच रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। ये जो पुल तुम लोग कर रहे हो, तो इतना ज्यादा का पुल होगा कि तुम सेंटर की तरफ बढ़ सको ज्यादा से? ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर बॉल छोड़ दो, यहाँ पर बॉल्स को मिटा दो, तो एक दोनों को जो तुम पुल दोगे तो सर्कल तो एक छोटा सा होता रहेगा, लेकिन अगर तुम अंदर ये बॉल रख दो तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो यही है सर्फेक्टेंट का सिग्निफिकेंस, कि सर्फेक्टेंट क्या करता है, एल्वियोलस को कोलैप्स होने से रोकता है। ये हमारा, आई थिंक आई मेड योर कॉन्सेप्ट मच मोर स्ट्रॉन्गर, ओके। तो ठीक है, अगर आपका तब भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट कर दीजिए, ये हो गया। तो इसके बाद मैं बताना चाहता हूं और एक छोटा सा चीज जो तुम्हें यहां पर और मेनली लगेगा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी होता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी वो क्या होता है, 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होता है ऑक्सीजन और एनी अदर्स गैस से। मतलब लिपिड मेम्ब्रेन से कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25 टाइम्स ज्यादा, मतलब अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सकता है और सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये तुम दिमाग पे रख दो, नेक्स्ट वाले वीडियो में काम में आएगा। अब आओ इस वाले पिक्चर में, तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हमारे एनवायरनमेंट में ये चार्ट देख लो, चार्ट में क्या दिखाया गया है। चार्ट में दिखाया गया है एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है, 159। तो एटमॉस्फेरिक एयर है ये समझो 159, यूनिट क्या है, mm ऑफ Hg, ठीक है। होपफुली यू कैन सी ऑल दिस स्टफ, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें से जब ये एयर, तो एल्वियोलस में एयर का कितना होता है पार्शियल प्रेशर, एयर का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 104 mmHg। तो अब तुम एक बात सोचोगे, तो यहां से तो एयर अंदर आया था, लेकिन ये वाला टर्म घट क्यों गया, मतलब इसका रिडक्शन क्यों हुआ, ये देखो, देख पा रहे हो ना आप लोग, ठीक है। ये 104 mm ऑफ Hg क्यों हुआ, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर तुम जब इनहेल कर रहे हो, मतलब हम जो इनहेल करते हैं, ले रहा हूं, तो सिर्फ तो ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगा, ऑक्सीजन के साथ वाटर वेपर्स भी आएंगे और हमारे एयर में 21% ऑक्सीजन रहता है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 21% जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगा, इसके साथ वाटर वेपर भी जाएंगे, ठीक है। वाटर वेपर का भी एक प्रेशर होगा और टोटल प्रेशर, इसलिए वाटर वेपर का प्रेशर ऐसे से एडजस्टेड होगा कि हमारे एल्वियोलस के अंदर 104 mmHg रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये तुम्हें समझना होगा। बाहर जो होता है एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, ये देखो चार्ट में देख लो कितना हुआ, ये होता है 0.3, ठीक है, बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में। लेकिन एल्वियोलस में कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये देखो PCO2 कितना होता है 40 mmHg, ठीक है। 40 mmHg क्यों होता है, जो ये देखो ये एक ह्यूज जगह पे है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्टिकल्स होता है ये टोटल एनवायरनमेंट, मतलब टोटल एटमॉस्फेयर में है, तो ऑब्वियसली इसका कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलारिटी कम होगा। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में कि अगर मोलारिटी घट जाए इसका, तो पार्शियल प्रेशर भी घट जाएगा। एज अगर तुम सोचो ये मोलारिटी है कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये तुम समझ ही लो सिर्फ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, एक CO2 एक CO2, ठीक है। इसका मोलारिटी इतना कम है कि अगर हम प्रेशर से मल्टीप्लाई भी कर दे तो इतना कम अमाउंट होगा। लेकिन जब हम इनहेल करेंगे, ये तो एक छोटा सा जगह में चला आया, मतलब एल्वियोलस तक बहुत ही छोटा है एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्टिव में, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा जो
बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, खुद मेरा भी प्रॉब्लमेटिक था ये कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मच मोर इजियर वे इन दिस, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूं आपको, जो ये क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में ले जाता है। कहां से ले जाता है, वेंट्रिकल से ले जाता है। किस वाले वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से जब ले जाएगा तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, 46 mmHg, ठीक है, 46 mmHg। तो यहां पर देखो, यहां पर है 40 mmHg और यहां पर है 46 mmHg। तो क्या होगा, ऑब्वियसली एक्सचेंज होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में आएगा और इक्विवेलेंट करने का कोशिश करेगा। तो यहां पर देखो क्या होगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके एल्वियोलस में चला आएगा, ठीक है। और यहां पर जो आएगा, ये जो वेनस ब्लड है, मतलब जो आर्टेरियल ब्लड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा, PO2 कितना होगा, PO2 का अमाउंट होगा, PO2 का अमाउंट होगा 40 mmHg, 40 mmHg, ठीक है। 40 mmHg होने के लिए, और यहां पर देखो 104 mmHg, तो डेल PO2 कितना होगा, कैलकुलेट करो, डेल PO2 कितना हो रहा है, डेल PO2 हो रहा है 64 mmHg। तो ऑब्वियसली यहां से एल्वियोलस से ये जो पल्मोनरी वेन है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो वेन्यू, ऑब्वियसली यहां पर जो हायर पार्शियल प्रेशर है, हायर पार्शियल प्रेशर से ऑक्सीजन क्या करेगा, लोअर पार्शियल प्रेशर वाले एरिया में डिफ्यूज कर जाएगा इस तरह से, ठीक है। डिफ्यूज करने से क्या होगा, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना बन जाएगा, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होगा, वो मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा वो कितना होगा, वो होगा 95 mmHg, ठीक है, 95 mmHg। और भी डिटेल्स में मैं बताऊंगा ये वाला पार्ट, ठीक है, 95 mmHg क्यों हो रहा है। और यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, 46 mmHg। तो इसके बाद आओ और कुछ टॉपिक्स में, इसके बाद आएंगे हम मेन जो डायग्राम है हमारा उसमें, पर्टिकुलरली 95 mm ऑफ Hg क्यों होता है वहां पर, मतलब जो हमारा ये जो होता है ना, जो पल्मोनरी वेन्स में 95 mm ऑफ Hg क्यों होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ये और कोई एक वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये वाला वीडियो में अगर मैं डिस्कस करता रहूं, ये एक बहुत ह्यूज टॉपिक है और बहुत चीज आपको, कॉन्सेप्चुअल चीज आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक वीडियो में मैं डिस्क्राइब कर दूंगा ये। तो अब हम आते हैं टिश्यूज में। टिश्यूज में क्या होता है जनरली, टिश्यूज में जो होता है, टिश्यूज में मेटाबॉलिज्म होता है ज्यादा, ठीक है। अब तुम सोचो, टिश्यूज जो यहाँ पर है, टिश्यूज में क्या हुआ, टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना हुआ डिफरेंट टाइप का मेटाबॉलिज्म के बाद, ठीक है, मतलब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, हर एक चीज के बाद क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जनरेट कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 46 mmHg, ठीक है। और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना हो रहा है, 40 mmHg। तो अब तुम सोचो, यहाँ पर जो हुआ, मतलब यहाँ पर लंग से क्या आया था, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स किस पे आया था, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहां पर आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में से कहां से निकला, एओर्टा से निकला, ठीक है। एओर्टा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आया, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है, 104 mmHg। 104 mmHg होने के लिए क्या हुआ, हमारा एडवांटेज क्या हो रहा है, मैंने बताया था पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट वाइज एक्सचेंज होता है। तो यहां पर देखो, यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 mmHg। तो यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज करके यहां पर जाएगा, ठीक है, O2, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट वाइज आप लोगों को मैंने बताया था, पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट वाइज ये जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, 104 है, तो इसलिए क्या होता है, यहां से ऑक्सीजन यहां पर चला आता है, ठीक है, टिश्यूज में, जब तक ना 40 mmHg 104 mmHg हो जाए, ठीक है। और इस साइड पे क्या होता है, इस साइड पे होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, देखो कितना हुआ, 46 mmHg। लेकिन यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है 40 mmHg, ठीक है, 40 mmHg। इसलिए क्या हुआ, 40 mmHg होने के लिए इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा यहां पर, ठीक है, निकल कर जो वेन्स होंगे, वेन्स में मतलब वेनस ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, PCO2
46 और PO2 कितना होगा, PO2 होगा 40। इसलिए समझो ये एक्सचेंज के लिए, मतलब ये पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस के लिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर लिया मेम्ब्रेन के चारों तरफ, ठीक है। इसके बाद वाले जो जब मैं बोर्ड इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट पढ़ाऊंगा तब मैं गैस एक्सचेंज के बारे में मेम्ब्रेन के थ्रू और भी डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। एंड ऑब्वियसली इसके बाद क्या होगा, ये कहां पर जाएगा, ये जाएगा राइट एट्रियम में। किस तरह से जाएगा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, सर्कुलेटरी सिस्टम में मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा ये चीज, ठीक है। ये देख लो थोड़ा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, लंग्स में वो वापस चला जाएगा। लंग्स में फिर मैंने जो प्रीवियसली एक्सचेंज दिखाया था वो एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज करने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आएगा, पाल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। ये देखो हमारा टोटल एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। इसके वजह से ही हम लोग इतना आसानी से गैस एक्सचेंज कर सकते हैं। आई थिंक दिस वीडियो मेड योर कॉन्सेप्ट टू मच स्ट्रॉन्गर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। एंड यहाँ पर आई बॉक्स में देखो बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोग को जो भी प्लेलिस्ट अच्छा लगा वो चूज करो, फुल वीडियोस देख लो। आई थिंक दोज वीडियोस ऑल्सो मेक योर कॉन्सेप्ट मच मोर स्ट्रॉन्गर। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज जाओ सब्सक्रिप्शन बटन को हिट कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू गाइस एंड ऑब्वियसली स्टे ट्यून्ड, स्टे होम एंड स्टे सेफ।